तो चलिए बहुत बहुत स्वागत है आप सबके सामने। और आज एक वाकई में खुशखबरी आपके सामने लेके मैं खड़ा हूं। और 147 जैसे कि बात करें एनडीए एंट्री की, तो ज़बरदस्त सिलेक्शंस पे सिलेक्शंस चल रहे हैं और उसी सिलेक्शन की कड़ी में आज हमारे साथ हर्ष यहाँ जुड़ रहे हैं। तो हर्ष बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। एंड ऑब्वियसली इट्स अ ग्रेट इंस्पिरेशन बिकॉज मैं भी आपकी उस स्क्रीनिंग प्रोसेस का हिस्सा रहा हूँ और मुझे खुशी बहुत मिल रही कि आप जिस बैच से थे उस बैच से हमें एक अच्छा खासा रिकमेंडेशन मिला है। एंड लॉट ऑफ कैंडिडेट गॉट नाइस अप्रोच एंड नाइस सिलेक्शन इन देयर एसएसबी एंट्रीज। तो आज बहुत सारी बातें आपके साथ होंगी और मुझे खुशी कि आप प्रयागराज शहर से बिलोंग भी करते हैं और अच्छा लगता है जब यहाँ से बच्चा मेहनत करता है और कुछ बेहतर करता है। इवन आई लव द होल इंडिया, पूरे भारत से बच्चे जब मेहनत करते हैं अच्छा लगता है, बट अपने घर की बात कुछ खास हो जाती है कभी कभी। हाँ, तो दैट्स ऑल अबाउट। तो हर सबसे पहले कुछ विषय में अपने बताएं, जर्नी को थोड़ा एक्सप्लेन करें। एंड ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू टॉक इन हिंदी बिकॉज आप जानते हैं हम जिस क्षेत्र विशेष से आते हैं ज़्यादातर लोग हिंदी भाषा से बिलोंग करते हैं। एक अलग सा डर उनको एसएसबी को लेकर हर्ष रहता है कि लाइक हिंदी अगर मेरे को बहुत ज़्यादा है तो मैं सर कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो ऑब्वियसली वो पुट अ वेरी बिग एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ देम, एक बड़ा एग्जाम्पल आपने सेट किया है। तो हर्ष कुछ बताएं सबसे अपने विषय में और कैसे एंट्री में गए, क्या क्या प्रोसेस रहा, कुछ जानकारी दें। सर मेरा नाम हर्ष कुमार शर्मा है और मैं यहीं प्रयागराज इलाहाबाद का रहने वाला हूँ। मेरा गांव लाल गोपालगंज जो इलाहाबाद के आउटस्कर्ट में है वहाँ से हूँ और मैं क्लास 11 से ही मैंने इंडिया की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी और ये मेरा इंडिया का लास्ट अटैम्प्ट था और इसके बाद से फिर मतलब मैं ओवर एज हो जाता। तो मैंने क्लास 11 से जब अपनी तैयारी स्टार्ट की तो मैंने कई अटैम्प्ट्स रिटर्न्स कर दिए बट वो क्लियर नहीं हुआ और ये मेरा लास्ट था। तो मेरे दिमाग में जहन में कहीं ना कहीं ये बात थी कि बस मुझे एक एसएसबी चाहिए और उसमें मैं क्लियर कर दूं। तो टीईएस के लिए जैसे जो परसेंटेज क्राइटेरिया होता है उसमें मेरा केमिस्ट्री की वजह से मेरा अप टू द मार्क नहीं था तो उसकी एसएसबीज मुझे नहीं मिली। तो जैसे आप बोल सकते हैं कि एक एसएसबी के लिए इंसान तड़पता नहीं, वैसे हालत थी मेरी। सो वो पहला मौका मुझे मिला और मैं बहुत श्योर था कि मुझे एक एसएसबी मिल जाए, मैं उसमें क्लियर कर दूंगा। आप एक इंट्रेंसिक कॉन्फिडेंस जो होता है सर आपका, वो बताता है कि आप अपनी किसी चीज़ को एक्सप्रेस कर सकते हो कि मैं इसके लिए बना हूँ। तो वो हमेशा से मेरे अंदर रहा। तो मेरा रिटर्न जैसे इस बारी क्लियर हुआ तो फिर मैंने यहाँ पे मेजर कल्ची में 14 दिन का कोर्स किया एसएसबी के लिए, क्योंकि मैं सर सिविलियन से बैकग्राउंड से हूँ तो मुझे उतना आइडिया नहीं था कैसे क्या सिस्टम होता है। तो मेजर कल्ची में नो डाउट श्रेयान सर, एसके सर, सब ने बहुत बहुत हेल्प की। और कई बारी जैसे मैं अगर इधर पाथ से डिस्ट्रैक्ट होता था या ग्रुप डिस्कशन में कुछ डोमिनेट तो मेरे सारे लूप होल्स उन्होंने बताया एंड आई वर्कड ऑन इट एंड फाइनली आई मेड इन माय। दैट्स रियली ग्रेट। तो सबसे पहले छोटी सी बात, जैसे आपने कहा कि ये लास्ट अटेम्प्ट था मेरे लिए रिटन एग्जाम का भी सर और एसएसबी का भी आप कह लें, तो आपने पहली बार इंडिया रिटन एग्जामिनेशन किस साल दिया? इन ईयर 2019 जब मेरा 12th हुआ था। तो अच्छा, तो 12th अपीयरिंग में ही आपने दे दिया था? अपीयरिंग वाला मैंने नहीं दिया था क्योंकि अपीयरिंग में मैं अपने बोर्ड्स भी मेरे उस टाइम पे थे तो मुझे लगा कि मैं बेस्ट दे नहीं पाऊंगा और ये नहीं था मेरे अंदर कि ज़बरदस्ती का अटैम्प्ट देना कुछ जानना। तो मुझे लगा मैं 12th पहले क्लियर कर लूँ, उसमें अच्छे मार्क्स के साथ फिर मैं एनडीए ओरिएंटेड भी रहूँगा। तो मैंने 12th क्लियर करते ही सितंबर में एग्ज़ाम दिया। यस, वो आपसे नहीं हुआ। फिर फाइनली 2020 आया। 2020 में 2 चांस एक साथ हो गए, उसके दोनों साथ मिला दिया गया था और लाजमी सी बात है आप वो भी क्रैक नहीं कर पाए। तो हल्का सा अंदर अंदर टूट नहीं रहे थे आपके लाइक मेरा ये भी चांस गया, 2 चांस 2020 गया, फाइनली 1 चांस बचा है। तो कैसे पॉजिटिविटी खुद के अंदर मेंटेन रखे थे हर? सर हल्का नहीं सर, बहुत ज़्यादा टूट गया था क्योंकि अगर आप किसी पर्टिकुलर एम को बना लीजिए और छोटी एम में अगर कोई सपना आपका टूटता है तो वो बहुत हर्ट होता है क्योंकि उस लेवल की मेच्योरिटी आप में नहीं रहती कि आप उससे डील कर पाएँ। तो जैसे सर घर वालों को भी लगता था कि पढ़ने में मेरा परसेंटेज भी ठीक ठाक था 12th और 10th में। तो जब एग्जाम नहीं निकलता तो एक डाउट आता है कि दिक्कत कहाँ है और मैं खुद पे भी इंट्रोस्पेक्ट करता था तो बार बार मतलब बुरा लगता था। तो लास्ट अटेम्प्ट जब मेरा बचा था तो मैंने सोचा कि मैं नहीं दूंगा क्योंकि मेरे बस का नहीं है। ये कई बार मुझे दिमाग में आया। तो ये होता है ना, आपके जो फ्रेंड सर्कल होता है, आपका जो माहौल, वो बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है सर। तो मेरे बहुत सारे दोस्तों ने मुझे मोटिवेट किया कि एक लास्ट है, यू मस्ट गो फॉर इट। तो मैंने ये सोचा था कि लास्ट है, इसमें एक बार और जान लगा देते हैं, हो सकता है निकल जाए एंड फाइनली आई मेड इट। एग्जैक्टली, लाइफ का मतलब भी है कि ज़िंदगी में कभी हमें हारना नहीं चाहिए। शायद लास्ट मौका भी आपके लिए सबसे बेहतरीन मौका हो। यस सर। और ईश्वर आपकी परीक्षा लिया हो अभी तक। यस। और शायद अब आपकी सफलता की घड़ी आ चुकी है और उसी जज्बे के साथ हर मौके को हमें प्रयास करना चाहिए जब तक हमारे पास मौका है। यस सर। तो फाइनली जो है कब आपका एसएसबी के लिए रिपोर्टिंग रहा? सर मेरा 30 सितंबर को था 34 एसएसबी इलाहाबाद में। 34 एसएसबी इलाहाबाद। अच्छा, लकली ये भी संजोग अच्छा है कि आपको इलाहाबाद बोर्ड ही मिला। मुझसे इंटरव्यूइंग ऑफिसर ने भी पूछा कि हाउ यू गॉट दिस एसएसबी, तो मैंने कहा सर ये सेंटर मतलब खुद डिसाइड करता है, तो मुझे अपने से मिल गया बट मैंने डेट चूज़ की थी, सेंटर वो वहीं से मिला। कहा ओके।
तो मतलब चीटियों ने भी पूछा तुम इलाहाबाद से हो, कहाँ से हो, तो मतलब एक पॉजिटिव भी रहता है कि आप अपने एरिया से जुड़े हो, तो एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस रहता है कि हमारे एरिया में हमें कौन हरा सकेगा। सच बात है, बट ऐसा कोई मानना नहीं है। एसएसबी प्रोसीजर इज वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी ओरिजिनल एंड यू नीड टू परफॉर्म ऑन एवरी एस्पेक्ट। हर्ष, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम था बिल्कुल आपके लिए, और एज एनडीए एस्पिरेंट लाजमी सी बात है कि न्यू एक्सपीरियंस तो है ही आपके लिए एक तरह से। तो कैसी जर्नी थी स्क्रीनिंग राउंड के विषय में कुछ बताएं अपने। हाँ यस सर, तो जब सबसे पहले तो सर OIR स्क्रीनिंग के लिए बहुत मैटर करता है, तो आई वर्कड ऑन माय OIR मेरा बढ़िया जाता था। यहाँ पे जब मैंने यहाँ भी आपका अच्छा था। जब मैं स्क्रीनिंग टेस्ट में था तो मैंने कहा कि हर्ष आपका OIR तो बढ़िया है एक्चुअली, बट थोड़ा सा गड़बड़ एक जगह हो रही है। बहरहाल उस पर आपने काम किया है जी। तो जैसे OIR तो मेरा बढ़िया था, मैंने इसको थोड़ा सा और वर्क किया, क्योंकि जो चीज़ें आपकी बेस्ट हैं तो आप पे थोड़ा सा वर्क करना होता है, आपके जो लूप होल्स है उस पर आपको ज़्यादा वर्क करना रहता है। तो स्क्रीनिंग में जैसे मेरा नरेशन भी ठीक था, प्लॉट ऑफ स्टोरी भी बढ़िया रहती थी, बस GD में क्या होता था, मैं कभी कभार डोमिनेटिंग हो जाता था। तो कई बार श्रेयांश सर ने, SK सर ने मुझे उस बात पे टोका, तो खुद पे फील होता है कि आई मस्ट वर्क ऑन इट, एंड आई लिटरली वर्कड ऑन इट। और सर मैंने स्क्रीनिंग के लिए सबसे पहले तो अपना नरेशन बहुत बढ़िया स्ट्रॉन्ग किया, क्योंकि सर OIR के बाद सबसे पहली जो चीज़ होती है वो नरेशन। आप स्टोरी आपकी कितनी भी बढ़िया हो, अगर आप उसको नरेट ही नहीं कर पा रहे हो तो बहुत फॉल्स इंप्रेशन जाता है उसके ऊपर कि ये नरेट ही नहीं कर पा रहा तो ये आगे ही क्या बोलेगा। एग्जैक्टली वो आपका पूरा विजन क्लियर कर देता है कि आपने क्या एब्जॉर्ब किया है, क्या विजुलाइज किया है और क्या आपने एक्सप्रेस किया है जी। उसके बाद से फिर मेरा मतलब पिक्चर तो बहुत ज़्यादा ईजी थी, तो कोई गांव पे बना रहा है, कोई शहर पे, किसी का तूफान आ गया, तो मतलब हम लोग का 10 फ्रेशर्स का ग्रुप था और 9 समझिए 10 में से 9 की स्टोरीज अलग थी, हार्डली 1 या 2 की मैच की होंगी। तो ग्रुप में ये था कि कॉमन स्टोरी पे पहुंचना बहुत ही मुश्किल था। तो मैंने ये फोकस किया कि जब मैंने सबका नरेशन सुन लिया कि बहुत ज़्यादा किसी से वैसे नहीं करना कि कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करना, सबको साथ में लेके चलना, क्योंकि मोस्टली के आइडियाज़ अलग थे। तो एक चीज़ कॉमन थी उसमें कि कैरेक्टर सबने सेम देखे थे, तो आई फाउंड दैट पार्ट ए थ्रेड की जिससे मैं सबको यूनाइट कर सकता हूँ। तो मैंने उस पॉइंट को उठाया और कहा कि मेजोरिटी ऑफ अस परसीव, तो वो मेरा एक पॉजिटिव। So what was the conclusion came with the story actually? How you just make them come up everyone on? जैसे 10 में से 6 से 7 लोगों ने रूरल एरिया की देखी थी, तो हम रूरल एरिया पे प्लॉट में लेके गया, और एक जैसे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स भी मोस्टली ने सेम देखा और एज ग्रुप भी सेम था। तो वो 3 से 4 चीज़ें जब कॉमन हो जाती हैं तो ग्रुप ऑटोमेटिक एक कॉमन डायरेक्शन में मूव करने लगता है। तो हालांकि जो GTO ने मतलब जो हमारे वहाँ पे थे स्क्रीनिंग में, उन्होंने यस SSRs ने हमको बोला नहीं कि आप कॉमन स्टोरी पे मतलब लाना है, there's nothing statement like लास्ट में जैसे कई में क्या था कि उन्होंने बोला कि आप में से कोई एक नरेट कर सकता है कॉमन स्टोरी, लेकिन हमारे ग्रुप में उनको क्लियर कट आइडिया मिल गया था कि ये पहुंच गए हैं, तो उन्होंने ये भी नहीं बोला। हार्डली 6 से 7 मिनट GD चली होगी, तो उन्हें आइडिया हो गया किसे लेना है किसे नहीं, तो फिर उन्होंने कहा ठीक है, वी गॉट आइडियाज ऑफ योर स्टोरी एंड यू ऑल मे गो नाउ। तो ऐसा था। वेरी नाइस। तो अल्टीमेट कॉमन स्टोरी कौन एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि आपने ग्रुप में ही वो एग्जैक्टली सर कम्युनिटी बना ली एक तरह से, लोग कन्विंस हो गए कि हाँ वी शुड गो विद दिस कॉमन स्टोरी। यस सर। तो कॉमन स्टोरी क्या थी आपकी? कॉमन स्टोरी ये थी कि एक रूरल एरिया था, उसमें 3 से 4 बच्चे थे और वहाँ पे ब्रिज जो था वो थोड़ा सा उसकी हालत मतलब सही नहीं थी, और रूरल एरियाज में थोड़ा डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ करना था और बच्चों का मतलब स्कूल लेवल पे। तो ऐसे स्टोरी हम लोगों ने ऐसे रोटेट करके बनाई थी कि जो एक सोशल प्रॉब्लम्स से रिलेटेड और रूरल एरियाज के प्रॉब्लम ओरिएंटेड थी, और एज ग्रुप हम लोग का सेम ही था, तो इसी एज ग्रुप के इर्द गिर्द हम लोगों ने ऐसे स्टोरीज बनाई थी। चलो बहुत बढ़िया। तो फाइनली कितने लोग रिपोर्ट किए थे आपके साथ? सर रिपोर्टिंग तो वैसे सेंटर की 77 थी, लेकिन 63 किए थे रिपोर्ट और 3 डॉक्यूमेंट आउट हो गए थे। यस, और तो मतलब ओवरऑल स्क्रीनिंग रिपोर्टिंग 60 की थी। कितने लोग स्क्रीनिंग हुए? 28 हुए थे सर 16 से। मतलब ऑलमोस्ट 50% के आसपास स्क्रीनिंग चल रहा है। जितने भी बोर्ड्स थे इलाहाबाद में सब में लगभग 40-45% बच्चे स्क्रीन हो रहे थे। थोड़ा सा UPSC एंट्रीज के लिए इस समय दबाव भी है कि स्क्रीनिंग का जो ग्राफ है उसको बढ़ाया जाए। यस सर। फाइनली 28 में कितने रिकमेंड हुए? 28 में 6 रिकमेंड हुए सर। क्या बात है, आई थिंक इट्स अ ग्रेट रिपोर्ट इन ऑल द वे। यस सर। चलिए बहुत बढ़िया, हम उस पर आएंगे, बट उससे पहले आता हूँ मैं कि ऑब्वियसली स्क्रीनिंग होने के बाद तो एक पॉजिटिविटी अंदर आ गई होगी कि आगे की जर्नी स्टार्ट होगी। यस सर, एक लेवल अप थे। तो जैसे आपने बताया कि आपसे पहले जो आपके बैचमेट्स थे वो ऑलरेडी रिकमेंड हो चुके थे, तो वो भी उस समय बोर्ड में ही रहे होंगे? हाँ यस सर, उनका मेडिकल चल रहा था। क्या नाम था उनका? हाँ प्रिंस। तो प्रिंस का वहाँ मेडिकल चल रहा था, तो आपसे मुलाकात तो प्रिंस की हुई होगी। तो स्क्रीनिंग के पहले हुई थी कि स्क्रीनिंग के बाद? स्क्रीनिंग के बाद हुई थी। अच्छा, स्क्रीनिंग के बाद। सर मेरी रिपोर्टिंग एक दिन बाद थी, तो जिस दिन मेरी स्क्रीनिंग थी उसको मतलब वो मुझे देखा था, तो एक पॉजिटिव आ गया कि अपने जब ये कर सकता है बंदा तो मैं भी कर सकता हूँ। तो प्रिंस ने वो पॉजिटिविटी क्रिएट किया।
दैट्स ग्रेट। और आपके ग्रुप में कौन रेकमेंड हुआ था? हाँ, एक प्रिंस हुआ था, एक मैं और एक प्रत्युष दास। हाँ, प्रत्युष दास गॉट रेकमेंडेड एक्चुअली। वाइजैक मैंने प्रत्युष का इंटरव्यू भी लिया है Yes, लाइव। और आपके बैच के अलावा बैक टू बैक एक बैच में 3 बच्चे हमारे और रेकमेंड हुए हैं इस समय। तो वी गॉट अ वेरी नाइस आउटपुट राइट नाउ। एक अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, बट ऑब्वियसली इट्स ऑल अबाउट योर हार्ड वर्क एंड फोकस ही आप सबके हार्ड वर्क की वजह से है। फिर नेक्स्ट डे अब बढ़ते हैं। ऑब्वियसली इंटरव्यू आपका कब शेड्यूल हुआ? साइकोलॉजी के बाद हुआ कि साइकोलॉजी के पहले? जिस दिन हम लोग की साइकोलॉजी थी तो मेरा चेस्ट नंबर 2 था। तो जैसे वो क्या कर रहे थे, ग्रुप वाइज लेते थे, 3 ग्रुप बना था 10-10 का। तो फर्स्ट डे उन्होंने कहा चेस्ट नंबर 1, 2, 3, 4 का इंटरव्यू आज है, उसके बाद 11, 12, 13, 14 का, और ऐसे लास्ट में। तो मेरा चेस्ट नंबर 2 था, तो मेरा सेकंड डे इंटरव्यू था। तो साइकोलॉजी दे के हम आए थे और उन्होंने बताया कि तुम्हारा ये फर्स्ट चेस्ट नंबर 1 के बाद 1 घंटे बाद तुम्हारा इंटरव्यू है, तो तुमको आना है। तो आई वेंट फॉर दैट और मैंने अपने आप को ड्रेस किया, वेल ड्रेस किया और टाई वाई बढ़िया से सब पहन के गया। तो उन्होंने मुझसे पूछा भी योर टाई इज लुकिंग वेरी गुड। तो टाई से पहले कभी लगाई थी कि पहली बार लगाई? नहीं, स्कूल में तो सर टाई। स्कूल में तो लग रहा टाई। यस सर। तो उन्होंने ये भी अच्छा जेस्चर दिया मुझे कि आई प्रे दैट इट्स गोना बी योर लकी टाई फॉर योर फ्यूचर। मैं कहा थैंक यू वेरी मच एंड इट हैपेंड आल्सो। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो साइकोलॉजी टेस्ट कैसा रहा आपको? साइकोलॉजी सर बढ़िया गया, क्योंकि सर जैसे मैंने जब स्टार्टिंग में यहाँ पे स्टार्टिंग में ऐसा अटेम्प्ट करता था तो जैसे होता है, मैं क्वांटिटी पे तो मेरी ठीक थी लेकिन क्वालिटी मेरी बढ़िया नहीं थी। लेकिन सर ओवरऑल एसएसबी में अगर देखें तो दे डोंट वांट क्वांटिटी, दे ओनली वांट क्वालिटी। तो मैंने टैट के जैसे मेरे अच्छी स्टोरीज ही मैंने लिखी थी और मैंने एक भी स्टोरी नहीं छोड़ी, पूरी लिख दी थी। और ब्लैंक स्टोरी भी मेरी बहुत अच्छी गई थी। और ब्लैंक स्टोरी मेरी पर्सनल लाइफ ओरिएंटेड थी, जो मैंने एक पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस था, छोटा सा क्रिकेट ग्राउंड बनाना गांव रिलेटेड। और फिर वैट मैंने पूरे अच्छे किए थे। वैट मेरा नो डाउट, अगर एसआरटी में मेरा कुछ बेस्ट गया था तो सर वो वैट गया था। बहुत अच्छे वर्ड्स मेरे उस टाइम पे, पता नहीं कैसा था कि बहुत अच्छे वर्ड्स आ रहे थे और यहाँ की प्रैक्टिस से भी वो चीज़ें हुई थी। और एसआरटी में ये हुआ कि सर जैसे यहाँ पे तो मैं 50+ कर लेता था, वहाँ पे आई वर्क मोर ऑन क्वालिटी कि बढ़िया बेस्ट देना है चाहे जितना ही हो। तो वहाँ पे मैं 42 ही कर पाया था, लेकिन मैं सेटिस्फाइड था कि वॉट एवर आई डिड इज बेस्ट। नॉट इशू, 40 above is always good। Exactly सर, यस सर। और फिर उसके बाद एसटी था, तो एसटी में मैंने सारे सेक्शंस को कंप्लीट कर लिया था। और मैं ओवरऑल ये मतलब मैंने किया कि मेरा जो एसटी और वैट और एसआरटी के और टैट के सेक्शन है वो पूरे मैच करने चाहिए मेरी पर्सनालिटी से। तो मैंने उस पर भी फोकस किया था। यही सबसे बड़ी चीज़ हो जाती है हर्ष की, कहीं ना कहीं जो ओरिजिनलिटी है उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी बच्चा। और जितना हम नेचुरल, पॉजिटिव और रियलिटी के साथ अप्रोचेस लाते हैं उतना चीज़ें बेहतर दिखाई देती हैं। एंड हर्ष एक चीज़ जो जेन्युइन हम लोग स्टार्टिंग में डिस्कस की कि कॉमन सेंस, बैलेंस एंड मैच्योरिटी इज़ ऑल अबाउट कि आप जो चीज़ कर रहे हैं आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं। जब आपको ये पता होता है ना, तो कभी भी ज़िंदगी में किसी चीज़ को करने ना करने का दुख नहीं होता आपको। एटलीस्ट वो पॉजिटिविटी तो रहती है कि आई गिव माई बेस्ट। फिर इंटरव्यू का टाइम आया, कितनी देर चला था इंटरव्यू? मेरा 1.25 घंटा चला था। कौन था यहाँ पे ऑफिसर आपका? ऑफिसर्स का नेम तो मुझे नहीं पता, बट 2 ऑफिसर्स थे, एक शायद प्रेसिडेंट सर थे और एक सीनियर इंटरव्यूइंग ऑफिसर थे। तो जो मतलब एक तो लेफ्ट साइड बैठे थे, उन्होंने कुछ नहीं बोला, बस वो जैसे मैं कोई आंसर देता था तो वो मुस्कुरा देते थे दोनों लोग देख के। तो मुझे ये लगता था मैं गलत बता रहा हूँ या सही, तो वो कहीं ना कहीं बीच बीच में थोड़ा सा जैसे वो लगता। बट थ्रू आउट माई इंटरव्यू आई मेड अ वेरी पॉजिटिव स्माइल। मैं कई क्वेश्चन आंसर नहीं कर पाया था। जैसे उन्होंने मुझसे पूछा था कि खड़गवासले और पुणे सिटी के बीच की डिस्टेंस क्या, तो ये मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था, तो मैं ये नहीं बता पाता। लेकिन फिर भी मैंने अपना अप्रोच जो था वो पॉजिटिव और स्माइलिंग बनाए रखा। जो क्या जवाब दिया आपने इस सिचुएशन का? मैंने कहा सर सॉरी सर, राइट नाउ आई डोंट रिमेंबर दिस, बट आई कैन टेल यू इन माई कॉन्फ्रेंस। और कॉन्फ्रेंस पे उन्होंने मुझसे पूछा भी था। क्या बात है। तो ये था कि मैं जाते ही मैंने उसको गूगल पे देखा और इट वॉज 13.6 किलोमीटर्स। सो आई आंसर्ड इन माई कॉन्फ्रेंस, जो कि बहुत पॉजिटिव अप्रोच था। और सर पहली बात इंटरव्यू में मैंने एकदम डाउन टू अर्थ बात की। जैसे मैं वो जो पर्सनालिटी, जैसे मैं गांव से हूँ, तो उन्होंने मुझसे पूछा तुम्हारा रूटीन क्या है, तो मैंने बताया सर दिस टाइम आई यूज्ड टू वेक अप, और गाय वाय हैं तो मैंने वो सब भी कंक्लूड कर दिया कि सर मैं अपने घर की सारी केयर टेक भी करता हूँ। तो जो मुझे लगता है कि बहुत पॉजिटिव इंप्रेशन पड़ा होगा। हर्ष आपने आज बहुत बड़ी बात की है। मैं इस बात को कैंडिडेट्स को बहुत बार समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं ये बिल्कुल नहीं मायने रखता है। मायने रखता है आप जहाँ से भी बिलोंग करते हैं वाकई में आप उस चीज़ को महसूस करते हैं कि नहीं करते। यू नीड टू बी ऑलवेज स्टैंड विद द ग्राउंड, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। जो ग्राउंडेड नहीं इंसान वो किस काम का एग्जैक्टली हर्ष। और ये एक्सेप्टेंस हमेशा हमारे अंदर होना चाहिए। ये नहीं है तो फिर आप ब्रॉड दिमाग के इंसान नहीं, आप छोटे दिमाग के कहला जाएंगे। ठीक है हर्ष,
कोई ऐसा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो तुम्हें याद आ रहा हो इंटरव्यू के दौरान? उन्होंने मुझसे मतलब पूछा कि अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपनी पोस्ट से हट जाए तो कौन आएगा उस टाइम? तो मैंने कहा वाइस प्रेसिडेंट। फिर उन्होंने कहा वो भी हट गया, तो मैंने कहा सर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। फिर कहा है वो भी अगर हट गया, तो मैं कहा एनी ऑफ द सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। फिर उन्होंने कहा अच्छा हाई कोर्ट में रिसेंटली जो अभी 1 महीने पहले एक हमारे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस चेंज हुए हैं, तो वो राजेश बिंदल है। उन्होंने मुझसे वो तुरंत क्वेश्चन पूछा तो वो बता दिया मैंने। तो वो लगातार इतनी तेज़ी से पूछ रहे थे कि मैं 1 सेकंड के लिए ब्लैंक हो जा रहा था। तो उन्होंने फिर मुझसे पूछा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है, मैंने बता दिया। फिर उन्होंने तुरंत पूछा वो इज वाइस प्रेसिडेंट। तो उस मोमेंट पे मुझे मैं भूल गया। तो वो मतलब मुझे अजीब लगा कि याद ही नहीं आ रहा था उस मोमेंट पे नाम। तो उन्होंने मतलब थोड़ा सा ऐसे मुझे डाउन करने के लिए हाई आवाज़ में बोला कि यू इवन डोंट नो अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एनी ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो मुझे उस टाइम का नहीं आता, जैसे वेंकैया नायडू जी हैं सर। तो मुझे पुराना याद था हामिद अंसारी। तो मैं वो बता दिया, कहा कि तुम्हें पहला याद है, ये नहीं याद है। बट मैंने स्माइल किया, मैं कहा सॉरी सर बट राइट नाउ आई एम अनएबल टू रिकॉल इट बट आई विल श्योरली टेल यू इन माय कॉन्फ्रेंस। तो ये मैंने कॉन्फ्रेंस में ये भी बता दिया था। तो ये भी पूछा गया है? हाँ, उन्होंने मुझसे पूछा कि कॉन्फ्रेंस में डायरेक्टली पूछा कि व्हाट द क्वेश्चंस यू वर नॉट एबल टू आंसर इन योर पर्सनल इंटरव्यू, हैव यू प्रिपेयर्ड दैट? तो मैं कहा यस सर। तो उन्होंने मुझसे बोला कि आंसर एनी 2 ऑफ दोस क्वेश्चन। तो मैंने ये दोनों उनको बता दिया, क्योंकि वो चेक करते हैं कि ये बंदा जाने के बाद रिस्पॉन्सिबल है कि नहीं, ये जो क्वेश्चन बता पाया इसने चेक किया या नहीं। आई थिंक हर्ष बहुत बच्चे यहाँ पे सुन रहे होंगे और वो आपसे शायद खुद को कनेक्ट भी कर पाए एंड दे फील टू अंडरस्टैंड इट कि लाइक SSB is not like a top and big thing actually. It's a very genuine process and we just need to live it. हमें केवल जीना है इस चीज़ को और एक लाइवलीनेस के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। जो आपने अब तक पढ़ा है कोई कम नहीं पढ़ा है और आपको जो जानकारी है वो कहीं से कहीं तक कम जानकारी नहीं है। बस ज़रूरत है कि कॉन्फिडेंट तरीके से जाके उसको आप क्या कर सकें, रख सकें माइंड। और किसी के जैसा बनने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप सब अपने आप में क्या है, यूनिक है। ये बहुत अहम हो जाता है हर कैंडिडेट्स के लिए। बहुत बढ़िया। GTO के कैसे एक्सपीरियंसेस रहे? हाँ सर, अगर तीनों टेस्ट में बेस्ट रेटिंग दिया जाए तो मैं अपने GTO को दूंगा, क्योंकि सर मेरी GD दोनों बहुत बढ़िया गई थी। मैंने ना डोमिनेट किया ना बहुत कम बोला, मैंने जितना अप टू द मार्क था मुझे लग रहा उतना दिया। और GP भी बहुत बढ़िया गई थी। लेक्चर रेट 10 का ग्रुप था हमारा, तो मेरे ग्रुप में चेस्ट नंबर जो 10 था वो रिकमेंडेड बंदा था, बट ही वॉज मेरिट आउट। तो सर ये होता है कि अगर आपके ग्रुप में कोई ऐसा हो तो वो ग्रुप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाता है। इनफैक्ट GTO और सारे ग्रुप के मेंबर्स उसे ही देखते हैं। तो वो कोई भी पॉइंट देता था तो GD में सारे बच्चे उसका अच्छा से सुनते थे। तो इट वॉज वेरी हार्ड टू टेक आउट योर चांस एंड मेक योर चांस इन दैट ग्रुप, बट आई ट्राई टू मैनेज। और मैंने गैप ढूंढा, गैप में मैंने GD में बोला। तो आपकी जब दोनों GD और GP बढ़िया जाती है तो आप फ्यूचर के जो टास्क होते हैं उसके लिए आप ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। तो लेक्चर रेट मेरा बहुत बढ़िया गया था। मैंने एक संस्कृत के श्लोक से अपना लेक्चर रेट स्टार्ट किया था। ई-लर्निंग था, मैंने टॉपिक चूज किया था। सविद्या ददति विनयम, तो उसको मैंने एक्सप्लेन करके बढ़िया से किया। तो GTO भी जैसे ऐसे नीचे देख रहे थे, फिर उन्होंने जैसे श्लोक सुना तो ऊपर देखा, तो मुझे लग रहा कि पॉजिटिव जेस्चर गया। रियली? अच्छा, तो यू डोंट फील फियर दैट कि लाइक आई एम गोइंग टू स्टार्ट इन संस्कृत एंड हिंदी एंड आई एम स्टैंडिंग इन लेक्चरेट राउंड एंड देयर इज अ कंपल्सन टू स्पीक इन इंग्लिश ओनली? तो वो डर नहीं लगा अंदर से? सर डर किस बात का, क्योंकि सर ये हमारा कल्चर है, ट्रेडिशन है, हम उसको फॉलो करके चलेंगे तो बहुत अच्छा इंप्रेशन ही देगा। वेरी गुड। एंड दिस इज व्हाट एग्जैक्टली वी नीड टू अंडरस्टैंड। लोगों को ये डर लगता है कि हमने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। नहीं, दिल में जो चीज़ आ रही है और सच्चे मन से आप जो कहना चाहते हैं, अगर उस चीज़ को कहने से आप रुक गए ना तो आप लाइफ में असफल हो। एग्जैक्टली सर। कहते हैं कि ईश्वर आपको शक्ति देता है कि आप कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं। शायद ये चीज़ सुन के मैं नहीं कहूँगा हर्ष से सीख के आप भी ये काम करना शुरू करें। एक नेचुरल फिनोमेना है जो आपके दिल में सडन में आया होगा हर्ष, और आपने वो चीज़ करने की बच्चा क्या की वहाँ पे कोशिश की पूरा का पूरा। बहुत बढ़िया। तो लेक्चरेट वाज गुड एक्चुअली। हाँ और जो PGT था हम लोग का, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, तो मोस्टली क्या होता है सर, जैसे वहाँ पे 4 ऑब्स्टिकल्स होते हैं डिफरेंट। तो उन्होंने पूछा कितना टाइम लोगे, तो कुछ थे वो बोल रहे आधे घंटे, कुछ बोल रहे 45 मिनट। तो ओवरऑल उन्होंने GTO सर ने कहा कि वी विल बी गिविंग यू 45 मिनट्स। तो सर ये होता है कि जो फर्स्ट टास्क होता है आपका वो उतना हार्ड नहीं होता, इजी होता है। जैसे जैसे बढ़ते हैं डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाता है। सारे बच्चे अपने आइडियाज़ देते हैं। तो मैंने क्या किया कि उस मोमेंट में मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहा, क्योंकि लास्ट तक पहुँचते पहुँचते सबके आइडियाज़ ब्लैंक हो जाते हैं। तो आई केप्ट माई आइडियाज़ फॉर दोस टास्क। तो मैंने पहले वाले पार्ट में दिया 2-3 आइडिया दिया, फिर सेकंड में भी ठीक ठाक दिया। थर्ड में क्या हुआ कि सर जैसे ग्रुप आधा पहुंचा और 2 तरह से रास्ते, एक लेफ्ट साइड से एक राइट साइड से जाना था। तो पूरा ग्रुप लेफ्ट साइड को फॉलो कर रहा था एंड एवरीवन वाज ट्राइंग टू मेक कैंटिलीवर एंड ब्रिज एंड ऑल, बट आई टोल्ड देम दैट वी विल स्टक बाय दिस पाथ, वी शुड ट्राई दिस राइट पाथ। एंड वो बहुत ईजी था सर, बट ग्रुप थोड़ी देर के लिए नहीं सुन रहा था। बट मैंने कहा ओके लेट्स वेट। जब ग्रुप फंस गया फिर मैंने कहा कि आई थिंक वी शुड फॉलो दिस पाथ। तो सबने कहा और 15 सेकंड के अंदर वो
वो पाथ बन गया, चला हम लोग पास हो गए। तो आई थिंक दैट पुट अ वेरी ग्रेट इंप्रेशन ऑफ माइंड ऑन GTO's माइंड। लीडरशिप का मतलब यही अहम नहीं होता है कि आप केवल आइडिया दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट ये भी होता है कि आपके आइडियाज़ प्रैक्टिकल हों और उस आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करके टीम उस टास्क को कर पाने में क्या हो जाए, कामयाब। बिकॉज ग्रुप टास्क है तो अल्टीमेट ग्रुप लीडरशिप देखी जाती है इसके अंतर्गत। और ग्रुप लीडरशिप केवल फट्टा लेके इधर उधर नाचने से या दिखाने से नहीं होती है। एक्चुअल में आपके पास एक प्रोजेक्शन, आइडिया, क्लैरिटी एंड थॉट होना चाहिए। और GTO को बहुत मज़ा आता है जब पीछे से वो देखता है कि हाँ इस बंदे ने सही जगह चोट मारा है, एंड ही फील हैप्पी इनसाइड, एंड वो अंदर ही अंदर मुस्कुराता है उस चीज़ को लेकर के। तो फाइनली फिर आप पहुंचे कॉन्फ्रेंस तक। ओवरऑल कॉन्फ्रेंस राउंड कैसा रहा ओवरऑल? सर कॉन्फ्रेंस के लिए तो थोड़ा सा इनिशियली मुझे नर्वस लग रहा था, क्योंकि ये होता है ना, अगर आपकी कॉन्फ्रेंस शॉर्ट चली तो या तो आप क्लियर ड्रॉप केस हैं या आप क्लियर रिकमेंडेड हैं। अगर आपका डिस्कशन चला तो आप ये सोच सकते हैं कि बॉर्डर लाइन केस में जा रहे हैं, अभी भी आपके पास चांस है। तो मैंने उसको पॉजिटिव लिया कि अगर मेरा डिस्कशन चला तो मैं तो पक्का उसमें क्लियर कर जाऊंगा। फिर क्या हुआ, चेस्ट नंबर 2 था मेरा, चेस्ट नंबर 1 का 45 सेकंड चला होगा, फिर चेस्ट नंबर 2 आने में 8 से 10 मिनट हो गया। तो मुझे लगा अंदर डिस्कशन चल रहा है, सो आई फील्ड वेरी पॉजिटिव। क्या कुछ एक्सपेक्टेशन तो है? तो सर आई स्टार्टेड कलेक्टिंग माई ऑल द आंसर्स विच आई प्रिपेयर्ड फॉर माई पर्सनल इंटरव्यू, जो मैं आंसर नहीं कर पाया था। फिर उन्होंने अंदर मुझे बुलाया, तो सबसे पहले बहुत पॉजिटिव जेस्चर से उन्होंने पूछा। तो सर थे वो पंजाबी थे, सिख थे। तो पहले तो बहुत प्यार से बात किया, फिर जैसे जैसे कुछ मतलब टाइम बढ़ता गया उनकी वॉइस नोट बढ़ती जा रही थी, बट आई पुट दैट पॉजिटिव स्माइल ऑन माई फेस। थोड़ा सा अंदर से स्ट्रेस था, बट मैंने पॉजिटिव स्माइल दी। उन्होंने पहले मुझसे एक SRT दी, तो मैं जो कुछ भी SRT में बोलता जाता वो कहते नहीं ये भी खत्म हो गया, वो भी खत्म हो गया, बट फाइनली ही वॉज कन्विंस बाय माय SRT आंसर। और फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि तुम कौन से ऐसे क्वेश्चन है, तुमने मतलब अपने पर्सनल इंटरव्यू के क्वेश्चन तैयार किए या नहीं? मैंने कहा यस सर। तो उन्होंने बोला कि तो वो वाइस प्रेसिडेंट और जो है हाँ पुणे सिटी और खड़गवासला की डिस्टेंस बता दी। हाँ, तो डिस्टेंस मैंने बता दिया। फिर उन्होंने फिर उस पर काउंटर क्वेश्चन कर लिया कि खड़गवासले पुणे सिटी के रिस्पेक्ट में किस डायरेक्शन में है। तो मैंने कहा सर सॉरी सर, आई डोंट नो अबाउट दिस। अब सर जो नहीं पता तो वो नहीं, मैं ऑनेस्ट होना चाहिए। मुझे लगता है कि उसमें घबराना क्या, जब नहीं आता है तो नहीं आता है, आता है तो आता है। यस सर। और उसके बाद से फिर उन्होंने मुझसे मतलब पूछा कि यहाँ पे कैसा स्टे वगैरह है, और उन्होंने मुझसे बोला कि तुम अपनी परफॉर्मेंस को रेट कितना करोगे। तो मैंने बोला सर आई विल बी रेटिंग माई सेल्फ 8 आउट ऑफ 10। तो कहे वाई? तो मैंने कहा सर कि इन माई साइकोलॉजी आई वॉज अनेबल टू अटेम्प्ट ऑल द SRTs, आई ओनली अटेम्प्टेड 42 SRTs। इफ आई हैड वर्क हार्ड आई वुड हैव अटेम्प्ट मोर SRTs, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इन माई पर्सनल इंटरव्यू आई गॉट स्टक, आई वॉज अनेबल टू आंसर फ्यू ऑफ द क्वेश्चंस, एंड इन माई GTO आई गॉट अ लिटिल बिट स्टक इन माई कमांड टास्क। सो कंपाइलिंग ऑल दिस पिटफॉल्स एंड एम्बिग्यूटीज आई विल बी रेटिंग माई सेल्फ 8 आउट ऑफ 10। तो ये मतलब उनको अच्छा ही लगा होगा कि ये अपनी सारी पिटफॉल्स को इसने रिकॉल किया और उसी हिसाब से किया। क्योंकि the honest acceptance is has always better यार, because if we have a honest acceptance तो we can change anything actually, and that shows कि you have a learning attitude. Until unless you are not able to accept your mistake, how you'll improve yourself? The problem what we have in current generation right now is कि they are not ready to accept their problems. अगर वो कर लो यार तो फिर तो इम्प्रूवमेंट होना बहुत आसान हो जाता है। हम अपनी गलतियों को नहीं मानते हैं, हमारी सबसे बड़ी कमी हो जाती है कभी कभी। तो जब रिजल्ट अनाउंसमेंट शुरू हुआ तो चेस्ट नंबर 2 कितनी देर बाद सुनने को मिला? सर हम लोग की कॉन्फ्रेंस तो 3 बजे मतलब ख़त्म हुई, तो काफ़ी वेट हो गया था, और खाना भी नहीं खिलाया जाता था। हाँ वो बिल्कुल कारावास की सजा रहती है। बगल में मंदिर भी था, तो भगवान को भी मंदिर भी हुआ है 2-3 बार। फिर ये था कि अगर आपका चेस्ट नंबर स्टार्टिंग में है तो ये होगा कि अगर जो रिजल्ट अनाउंस करते हैं सर आए और डायरेक्टली चेस्ट नंबर 5 या 10 बोल दिया तो आप पूरा बेहोश हो गए। और लास्ट में है तो थोड़ा सा होप रहता है कि अभी हो सकता है आज चांसेस हैं सर। तो ये भी अंदर से डर था, लेकिन फाइनली वो आए और बड़ी सी फाइल में केवल 6 चेस्ट नंबर। तो उन्होंने ओपन किया उसको, फिर कहा कि नाउ आई विल बी अनाउंसिंग द चेस्ट नंबर्स एंड यू ऑल हैव टू स्टैंड एंड टेल योर नेम। तो उन्होंने बोला चेस्ट नंबर 2। अच्छा स्टार्ट ही तरह से किया? हाँ क्या फर्स्ट ब्लैंक था, तो मेरा चेस्ट नंबर 2 था। उन्होंने बोला चेस्ट नंबर 2, तो मैं खड़ा हो गया। फिर वो बोल रहे हैं नेम, तो मैं इतना खुश था उस मोमेंट पे, मैं उनकी बात ध्यान ही नहीं दे रहा। वो बोल रहे हैं बेटा नाम तो बता। देन आई टोल्ड हिम माय नेम। फिर उसके बाद उन्होंने बोला चेस्ट नंबर 10, 11, 17, 22, 23। तो बस उसके बाद बोला रेस्ट ऑफ यू में ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर अटेम्प्ट्स। फिर उसके बाद वही था, तो कई बच्चे रोने भी लगे और मैं भी थोड़ा सा इमोशनल हो गया, क्योंकि फर्स्ट टाइम अगर आप किसी चीज़ को इतने बड़े ड्रीम को अचीव कर लेते हैं तो बहुत इमोशनल मोमेंट होता है। पेरेंट्स को कितने बजे कॉल किया? सर जैसे ही रिकमेंड हुए तो फिर सर बोले डॉक्यूमेंटेशन के लिए आप लोग को चलना है, तो मैंने 5 मिनट में तुरंत से सबसे पहले अपनी मम्मी को कॉल किया मैंने, और आई स्टार्टेड क्राइंग इवन। तो यस, और फिर पापा को भी बताया, तो मतलब सब 2-3 दोस्तों को भी बताया। उसके बाद से फिर डॉक्यूमेंटेशन तो बहुत लंबा चलता है आफ्टर रिकमेंडेशन, लेकिन वो जायज़ है सर। आप अरे वो कुछ नहीं सर, आप पूरी रात भरा लो। अभी तो लाइव सेट है यार, दैट्स नॉट इशू, दैट्स रियली ग्रेट, दैट्स रियली ग्रेट। अच्छा फिर उसके बाद मेडिकल कितने दिन चला?
सब मेडिकल हम लोग का 5 तारीख से स्टार्ट था और हम लोग का 11 तारीख को फाइनल मेडिकल की कॉन्फ्रेंस हुई। अच्छा। तो मेडिकल तो शुरू में जैसे स्लो चलता था, बट फिर बीच में लास्ट में 2 से 3 दिन में पूरे टेस्ट हो गए, तो मेडिकल भी 6-7 दिन से चला था। मेडिकल इज़ फैंटास्टिक। हाँ सर, 2 पॉइंट पे मेरे को TR मिला है। जैसे पहला तो ओवर वेट है 2.5 से 3 किलो, और हाँ दूसरा सर एक ईयर ड्रम में कुछ मिला है। तो यस सर, दोनों आर वेरी लाइट केसेस एक्चुअली, वो सब साफ करा लो, सब ओके हो जाएगा। एंड आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट यू एंड फैमिली इज़ नाउ हैप्पी। हाँ, कितने भाई बहन हैं आप? हाँ सर, बहन तो 3 हैं, तीनों बड़ी हैं और भाई अकेला। चलिए बहुत बढ़िया। तो ये एक और खुशी का मौका रहता है कि सबसे छोटे होकर अगर आप प्राउड फील करवाते हो सबको, तो बहुत अच्छा जेस्चर भी मिलता है। हर्ष एंड यू डिड इट एक्चुअली बच्चे, एंड यू आर क्वाइट मैच्योर इनफ। ईश्वर आप जैसे बच्चों को चीज़ों को देते हैं ओवरऑल, बहुत बढ़िया। तो बिल्कुल आपके ग्रुप के 3 नाम मुझे आ जाते हैं, दैट प्रत्युष दास, सच अ नाइस गाय। वो भी उस दिन बैठा था स्क्रीनिंग राउंड में एंड लिटिल नर्वस दैट डे, यू नो, बट उस दिन जब हमारे इंटरव्यू में बात हो रही थी, उसे इंटरव्यू देखा होगा तुमने उसका, तो इज़ अ क्वाइट कॉन्फिडेंट, वेरी जेन्युइन गाय, यू नो हाउ डिसेंट एंड जेंटल पर्सन ही इज़ यार। कहते हैं इंसान का कुछ व्यक्तित्व भी दिल छू जाता है, वो ऐसे मतलब बंदा था। एंड प्रिंस इज ऑल्सो इन योर ग्रुप? यस, ही वाज इन माय ग्रुप, बट उसका बोर्ड अलग था SSB। अच्छा, ही वाज अ बोर्ड 14 बोर्ड से था वो। 14 बोर्ड से। चलो बहुत बढ़िया, कांग्रेचुलेसन टू ऑल। और अभी मुलाकात मेरी तो सबसे होती ही रहेगी एंड आई थिंक इट्स अ रियल नाइस डिस्कशन विथ यू, बिकॉज हम एक रिकॉल कर पाए सारी चीज़ों को क्या हुआ होगा। कुछ मैसेज जो आप हर्ष देना चाहें बच्चों को कि किस तरह से फोकस करें बिकॉज NDA इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। बस थोड़ा सा तन मन धन से लग जाए तो कुछ भी बदला जा सकता है। कुछ मैसेज सर, सबसे पहले तो NDA के रिटन के बारे में बात करूंगा। तो जैसे सेक्शनल कट ऑफ जो है उस पर फोकस करना चाहिए और किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे हमें फोकस नहीं करना है। जैसे हमारी मैथ्स, मेरी यही सबसे बड़ी कमी थी कि मेरी मैथ्स बहुत अच्छी थी, तो मैं मैथ्स पे ज़्यादा फोकस करता था और सेकंड पार्ट पे जैसे इंग्लिश के अलावा मैं उतना फोकस नहीं करता था, जिसकी वजह से मैं सेक्शनल कट ऑफ मेरा क्लियर नहीं हो पाता था। तो वो चीज़ पे फोकस करनी चाहिए। और सर, SSB के बारे में जो मिथ हैं कि बहुत हार्ड है, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स जस्ट अ इंटरव्यू विच असेस योर पर्सनैलिटी। और सर, कोई इंसान हमारे बारे में जानना चाहता है और हम उसी में अगर लैक कर जाएँ तो ये तो कमी हमारे अंदर ही है। सिंपल है कि दिस इज नॉट अ टेस्ट ऑफ ओनली नॉलेज, दिस इज एक्चुअल टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी। क्योंकि कहीं कहीं देखो नॉलेज कमजोर भी तो पड़ा। यस सर। अब वो कई क्वेश्चंस के जवाब नहीं आए। यस सर। बट एग्जैक्टली आपकी पर्सनैलिटी उस पॉइंट पे कैसा रिएक्ट की, आपने खुद को कैसे प्रेजेंट किया, ये बात बहुत मायने रखती है। तो बिल्कुल सच कहा आपने, दिस इज नॉट अ टेस्ट ऑफ नॉलेज ओनली, दिस इज़ अ टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी। और सर, बच्चे मोस्टली क्या होता है कि SSB की प्रिपरेशन में एक कन्फ्यूज़न ये हो जाती है कि वी ओवर प्रैक्टिस फॉर द थिंग्स। हमें कभी भी SSB के जो टेस्ट होते हैं उनके ओवर प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए, हमारे अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की ओवर प्रैक्टिस करनी चाहिए। बार बार स्टोरीज देखने से ये क्या होता है कि हमारे फिर ओल्ड आइडियाज़ आते हैं, न्यू आइडियाज़ नहीं आते। उसकी जगह पे हम अपनी पर्सनालिटी, जैसे वे ऑफ टॉकिंग, अपनी इन्फ्लुएंसिंग एबिलिटी, अपनी स्पीकिंग स्किल्स पे वर्क करना चाहिए। और जैसे हम किसी से बात कर रहे हैं तो हम कितने अच्छे से लहजे पे वर्क करना चाहिए। तो अगर इस सब चीज़ों पे अगर कोई पर्टिकुलर वर्क कर ले रहा है, नो डाउट SSB क्लियर हो जाएगी उसकी। और SSB के बारे में बहुत सारी मिथ हैं कि और फ्रेशर्स के लिए मैं सब बोलूँ तो ये समझ लीजिए आपको एज अ प्रिंस वहाँ पे ट्रीट किया जाएगा। तो आप बहुत अच्छी, मतलब रिपीटर्स के लिए भी होती है अपॉर्चुनिटी, लेकिन फ्रेशर्स हैं आप तो ऑलवेज बेहतर होता है क्योंकि फ्रेश मौका है, अपना बेस्ट दीजिए और आप होंगे उस चीज़ को। यस सर। बहुत बड़े हर्ष, और हर्ष ने बहुत कम शब्दों में बहुत बड़ी बातें की। रिटर्न में हर सेक्शन पे ध्यान दीजिए, और मैं भी कहता हूँ सेक्शनल कट ऑफ बहुत मायने रखता है। यस सर। पता चला मैथ पे फोकस करते सेकंड में आप मेंटेन ही नहीं कर पाए, एग्जैक्टली सर। तो लाजमी सी बात है कि वो आपके असफलता का एक कारण बन जाता है। और अक्सर साइंस के बच्चों के साथ ये दिक्कत थोड़ी हो जाती है। यस सर। कि उतना GS और केमिस्ट्री वाले वाले पार्ट पे ध्यान नहीं देते हैं। बट मुझे लगता है कि अगर वाकई में सपना आपका है बेटा NDA, तो आपको हर चीज़ पे ध्यान देना चाहिए और बेहतर होगा। तो सबसे पहले बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन आपके पेरेंट्स को। आई थिंक दे रियली फील प्राउड एंड आई ऑल्सो फील प्राउड, बिकॉज ऐसे पेरेंट्स और ऐसी अपब्रिंगिंग है तभी आप जैसे लोग हैं। तो मैं उनके लिए भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि क्लास ऐसे ही पेरेंटिंग, ऐसे ही गाइडेंस हर बच्चे की हो, जो हर जैसे जेंटल। और मैं यहाँ पे नाम लेना चाहूँगा, बार बार मैं बच्चे का नाम भूल जाता हूँ, जो प्रत्युष का एंड प्रिंस का तो याद, प्रत्युष का मैं उसको स्वपन दास मेरे दिमाग में आ जाता है। तो वेरी इंटरेस्टिंग नेम। तो व्हाट अ जेंटलनेस। उसके भी पेरेंट्स जो हैं टीचर है। आपके पेरेंट्स क्या करते हैं वैसे? आप मम्मी तो हाउस मेकर हैं, पापा LIC एजेंट हैं। अच्छा, LIC, बहुत बढ़िया। एंड आई थिंक यू गिवन द बिगेस्ट गिफ्ट टू योर पेरेंट्स। मुझे लगता है कि आपके पिताजी का संघर्ष मैं समझ सकता हूँ, एज LIC एजेंट कितना संघर्ष रहा होगा जीवन में, और माँ के लिए भी आपने एक प्राउड मोमेंट दे दिया है। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट एंड आई होप कि दे आर वेरी हैप्पी, और आपकी सिस्टर्स भी आपके लिए बहुत खुश होंगी, बिकॉज आप उनके लिए बहुत प्यारे होंगे और कुछ कमाल की हैं। तो दे ऑल्सो फीलिंग प्राउड नाउ।
उन जहाँ भी होंगे आपके लिए प्राउड महसूस कर रहे होंगे। तो आप सब भी ऐसे ही फैमिली और पेरेंट्स को प्राउड फील कराइए। यही अचीवमेंट है जो ज़िंदगी का सबसे बड़ा है। जम के तैयारी करिए, अच्छे से करिए, खुद पे भरोसा करिए, और खुद पे भरोसा है तो आप सब कुछ कर सकते हो। और बाकी भरोसे को बेहतर करने के लिए म्यूजिकल सी परिवार हमेशा आपके साथ है। तो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल गुड लक। आप भी इनको विशेष दे दें बिकॉज दे आर गोइंग टू फेस 14 नवंबर एनडीए एग्जामिनेशन। तो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू whoever is watching this, और स्टे पॉजिटिव एंड बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर रिटन एंड एसएसबी, और अपना बेस्ट दीजिए। नो डाउट एसएसबी क्लियर हो जाएगी, एनडीए भी क्लियर हो जाएगा, और इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन टू जॉइन आर्म फोर्सेज एज एन ऑफिसर। सो अपने रिटन प्लस एसएसबी दोनों के लिए फोकस करिए, और थैंक यू। चलिए, जय।